नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बात करेंगे मिशन 24 की। मिशन 24 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट 75% मतों के साथ जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी के सभी मोर्चों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मोर्चों को बूथ स्तर पर सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम के भरोसे बीजेपी 24 को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही है। 24 फतेह का उत्तराखंड बीजेपी का प्लान, कांग्रेस ईवीएम राग अलापने में हलकान। 75% मत के लिए बीजेपी में मंथन, चुनावी रण से पहले कांग्रेस को टेंशन। 2014 और 19 में उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर जीत के बाद 24 में और बड़े अंतर से जीत का हैट्रिक लगाने की बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी ने 24 में 75% मतों के साथ जीत का टारगेट सेट किया है। 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी को 55% से अधिक मत मिले थे, जबकि 19 में देवभूमि में बीजेपी को लगभग 61% मत मिले थे। ऐसे में और बड़े अंतर से सूबे की 5 सीट पर पार्टी की विजय हो, इसके लिए बीजेपी ने मोर्चों की जिम्मेदारी तय कर दी है। देहरादून में हुई बैठक में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और SC/ST मोर्चा के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों को बूथ स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विस्तारकों की टोली को 70 विधानसभाओं के लिए जिम्मेदारी देकर रवाना कर दिया गया है। सभी विस्तारक अगले 5 महीनों तक संगठन की चुनावी रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय का काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी के तय कार्यक्रम मजबूती से धरातल पर उतरे, इसके लिए सभी मोर्चों को सक्रिय कर दिया गया है। वहीं 24 के लिए बीजेपी के लक्ष्य के जवाब में कांग्रेस ने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम के भरोसे बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हमारे पार्टी ज्वाइनिंग के विषय हैं, इसके साथ साथ प्रत्येक बूथ पर हर मोर्चे के 10 की टोली और युवा मोर्चा हमने कहा कि भाई बूथ पर जो है मोटरसाइकिल धारक कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करना, उनके एक कार्यक्रम तय करेंगे। हम 26 तारीख को तिरंगा यात्रा प्रत्येक विधानसभा के अंदर 75 मोटरसाइकिलों की यात्रा हमने निश्चित की है। जो बड़े क्षेत्र हैं वहाँ नगर मंडल स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। ऐसी महिला मोर्चे का तो स्वयं सहायता समूह की बहनों से संपर्क के कार्यक्रम है, OBC मोर्चे का कार्यक्रम है। तो हर OBC में अलग अलग जातियाँ, उनके साथ उनका समन्वय स्थापित करना है। इस प्रकार कार्यक्रमों की श्रृंखला हम जनवरी फरवरी माह की पूरी निर्धारित करेंगे। मोर्चा भी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारा परिपक्व हो और जो कार्यक्रम उनके राष्ट्रीय स्तर से तय है, प्रदेश स्तर भी हम लोग कार्यक्रम देने वाले हैं, वो धरातल पर उतरे। लेकिन भाजपा अति आत्मोत्साह में और कहीं न कहीं ईवीएम उनके माई बाप हैं, तो ईवीएम के सहारे वो इस तरह की घोषणाएं कर ली। लेकिन हिंदुस्तान की जनता उनको जरूर जवाब देगी, विशेषकर उत्तराखंड की जनता। बेरोजगारी को, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, पेपर लीक है, ये सब कांड हैं, भू कानून है, आपका मूल निवास है, इन सब मुद्दों को का जवाब निश्चित रूप से भाजपा को उत्तराखंड की जनता देगी। बीजेपी ने जहां 24 के चुनावी रण में और प्रचंड जीत के लिए कमर कस ली है, वहीं कांग्रेस ईवीएम राग अलापने में जुट गई है। अब देखना होगा कि 24 में उत्तराखंड बीजेपी अपनी जीत का अंतर और बड़ा कर पाती है या कांग्रेस कोई उलटफेर करने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के लिहाज से पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी के लिए बेहतर प्रदर्शन रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। इस लिहाज से कांग्रेस की क्या तैयारी है, ये हम आज की चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र भसीन हमारे साथ वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सुनीता प्रकाश हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो भी कांग्रेस की। सुनीता प्रकाश जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और देवेंद्र भसीन जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करने वाली हूँ, क्योंकि माना कि जो पिछले लोकसभा चुनाव थे वो पूर्णतः आपके पक्ष में गए हैं, लेकिन अब तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास, चाहे वो भू कानून का मुद्दा हो या फिर UCC अभी तक लागू नहीं हुआ उसका मुद्दा हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष आपको घेरने वाली है। क्या आप तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस ने तो चुनाव से बहुत पहले ही हार मान ली है, क्योंकि ईवीएम की बात कह के
कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया है कि उन्हें मालूम हो गया है कि उत्तराखंड की जनता और देश की जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। वैसे हमारे कांग्रेस के मित्र जब हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, जब कर्नाटक में जीते तो ईवीएम ठीक था। जब पराजित होते हैं अभी 3 राज्यों में तो उनको ईवीएम की याद आती है, यानी कि इन्हें ज्ञात हो गया है कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे। अब जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे पर चुनाव में जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश के विकास के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए जो काम किए गए हैं वो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किए हैं उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया तो भू कानून को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और एक बहुत ही अच्छा और कड़ा कानून, भू कानून जो है वो शीघ्र ही हम सब के बीच में आने वाला है। यूसीसी के बारे में उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने हमको रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद जो है इसको लागू करने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जो वैधानिक कार्य है, विधायी कार्य है, उसको पूरा करेंगे। जबकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस ने बता ही नहीं सकती कि उन्होंने क्या कुछ किया। केवल वे मोदी जी की आलोचना करते हैं, वे केवल धामी जी की आलोचना करते हैं और खुद उन्होंने जब प्रदेश में सरकार में थे तो क्या कुछ किया ये बताने के उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। सच तो ये है कि कांग्रेस ने उस समय भी भ्रष्टाचार किया था और जनता जानती है कि इनकी जो पार्टी है वो उत्तराखंड के मामले में हो चाहे पूरे देश में हो तो भ्रष्टाचार की ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है देश के सामने। और दूसरी ओर जो तथाकथित इंडी गठबंधन बना है उस इंडी गठबंधन के तो अभी से पुर्जे होने लगे हैं। उत्तराखंड में तो खैर वो दिखाई नहीं दे रहा है, आम आदमी पार्टी के किनारे पड़ी है, लेकिन जहाँ तक देश का सवाल है तो अब इनके बुरे हाल है। कुल मिलाकर के कांग्रेस की स्थिति जो है पहले से भी खराब होने वाली है। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भट्ट जी ने कहा कि हमने टारगेट फिक्स किया है 75% वोटिंग मत प्राप्त करने का अपने पक्ष में, उस टारगेट को हम प्राप्त करेंगे और उसके लिए जो हमारी रणनीति है वो हमने पूरा ऊपर से लेकर के जो है बूथ स्तर और उससे आगे पन्ना प्रमुख तक की रणनीति हमने बना ली है और उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, ठीक है। मैं सुनीता प्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ। सुनीता प्रकाश जी, अगर हम पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस का 3% वोट गिरा था, वोट परसेंटेज आपका गिरा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा था और सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कांग्रेस के पास क्या मूल मंत्र है जिससे आप बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इंडिया अलायंस का तो कुछ भी उत्तराखंड में प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट दिखाई नहीं दे रही हैं उत्तराखंड में। देखिए कृति जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि कांग्रेस नहीं, यहाँ उत्तराखंड की जो जनता है वो इनके कार्यों का इनको जो हिसाब किताब लेगी। आपके सांसद भी गोद लिए थे ना गांव, वो गांव अभी तक बड़े नहीं हुए हैं, वो अभी भी सांसदों की गोद में ही है वो गांव। उन गांव का हिसाब पूछेगी। आपने देखा होगा कि जनता का क्या रुख था, वो 24 दिसंबर को दिखाई दिया जब पूरा उत्तराखंड की जनता एक साइड थी और एक तरफ भाजपा के बाहरी लोगों के साथ में जो है अपनी रैली कर रही थी। नेहा जोशी जी उसका नेतृत्व कर रही थी और सारे बाहर के लोग इकट्ठे थे और एक तरफ पूरे उत्तराखंड की जनता थी। तो इनको मुझे कांग्रेस को इनको आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। जनता त्रस्त हो गई है क्योंकि जनता जिन मांगों के लिए इनको जो है इन्होंने अब तक इनको इनके सांसद जीतते आए हैं। एक तो मोदी जी का सिर्फ नाम लेकर के जीतते हैं। अरे भाई, राज्य को कब आप दो बार आपको जो है मोदी जी के नाम पे जो यहाँ के सांसदों को जिताया, अपनी कोई कामयाबी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये तो वैसे भी केंद्र का है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। खास करके उत्तराखंड की जनता समझ गई है कि हमारे राज्य का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ जो है इनके सांसद जो है मोदी जी के नाम पर जीत के चले जाते हैं, वापस मुड़ के नहीं देखते, ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है इनको। और जो गोद लिए थे। लेकिन सुनीता प्रकाश जी, उत्तराखंड की जनता शायद इतनी भी नासमझ नहीं है कि वो सिर्फ केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दे देंगी। वो तमाम केंद्र सरकार की नीतियों और उत्तराखंड सरकार की नीतियों को देखकर ही तो वोट डालेंगे। बिल्कुल यहाँ का डबल इंजन जो है प्रचंड मोहन की सरकार फेल है। बताना चाहती हूँ, मैंने आपसे कहा कि 24 दिसंबर को इसका आईना दिखाया था यहाँ की उत्तराखंड की जनता ने कि आप जब तक राज्य के लिए गंभीर नहीं होंगे, यहाँ के मुद्दों को नहीं करेंगे, अब जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। इसलिए जो है ये घबराहट है इनकी। आप देखिए तैयारी
जो इनकी जितनी भी तैयारी है, अब सांसद जगह पे दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो सांसद नजर नहीं आ रहे थे, अभी आपको जो है क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर को जो लोगों ने इनको आईना दिखाने का काम किया कि अगर आप राज्य के प्रति जो है आप गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो वो इनको इनका आईना दिखाने के पूरे मूड में है। इसलिए जो है बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर ढिकाना फोड़े। यहाँ की जनता इनको इनका कार्य का जो हिसाब किताब देगी, जो इन्होंने आज तक कार्य किया, जो सिर्फ छलने का और जनता को गुमराह करने का काम उत्तराखंड में किया, उसका हिसाब किताब जनता इनको जरूर देगी। और वो बहुत जल्दी आप भी देखेंगे कीर्ति जी। अब जनता जो है जाग गई है उत्तराखंड की, और वो हिसाब किताब मांग रही है और इनसे बोल रही है कि गाँव का जो बोल देते गाँव, उनका क्या हाल है, वो अभी बड़े भी हुए हैं या क्या हालत है उनकी, वो देखना चाहते हैं। आपकी जो विकास का आप देखिए, विकास कौन सा विकास आपने किया। आप वैसे से पूछना चाहूंगी मैं कि 13 साल जनता ने आपको दिया यहाँ पे शासन करने का। आप ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बस अभी आपको समय मिला यहाँ पे आने का। सबसे पहले सरकार आपकी, दोबारा सरकार आपकी, कांग्रेस को 10 साल, आपको 13 साल, तब भी आज आप कुछ भी नहीं कर पाए। जनता सड़क पे है, बेरोजगार सड़क पर है, सारी हमारी युवा शक्ति सड़क पर है, मातृ शक्ति सड़क पर है, सारे लोग तो आपके 13 साल के कार्यकाल के बाद ही सड़कों पर है। आप किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे और कैसे आप सोच रहे हैं कि आप 75% जो है मत यहाँ का प्राप्त कर लेंगे, जबकि आपका क्षेत्र में कोई भी रिजल्ट आपका नहीं है। तो कैसे आप ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं? देवेंद्र भसीन जी, केवल बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। अगर जनता सड़कों पर है तो ऐसे में इस बार धामी सरकार को बड़ा सोच समझ करके चलना होगा। देखिए, हम हवाई बात नहीं करते, जो विकास है वो सबको दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के अंदर विकास किया वो हमारे सामने है। उनके आशीर्वाद से उत्तराखंड के अंदर 2.5 लाख करोड़ की जो योजनाएं चल रही हैं वो हम सबके सामने है। और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा जो प्रदेश में विकास हो रहे हैं। सुनीता जी कृपया शांत रहिए, मैंने आपकी बात को सुन लिया ना। अब मेरी जब बात सुनी जा रही है आप कृपया शांत रहिए, क्योंकि मैंने आपकी बात को बहुत धैर्य से सुना। आपकी बात को मैंने पूरे धैर्य से सुना। और जब आप मेरी बात को नहीं सुन रही है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की हमारी बहन जो है बौखलाई हुई है, उन्हें हार दिखाई दे रही है, तो इसलिए मुझे बोलने नहीं देना चाहती। कृपया करके डिबेट की गरिमा को बना के रखिए और मुझे बोलने दीजिए। जब आपका नंबर आएगा तो आप बोल लीजिएगा, तो मैं तो पीछे बोलता ठीक है सुनीता जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। सुनीता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार जरा देवेंद्र भसीन जी को जवाब देने दीजिए, और वो आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं। आपने पूछा कि जनता सड़कों पर है, इसलिए हमने भी उनसे सवाल पूछा कि जनता सड़कों पर है, फिर हवाई बातों से कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, या फिर ईवीएम में कोई घोटाला होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी जो बातें हवाई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है, माननीय धामी जी को जो काम है, वो जनता के सामने है। और यही कारण है कि जनता का भारतीय जनता पार्टी को लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है। अब जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो उनकी स्थिति ये है कि हम तो अपना एजेंडा लेकर के आएंगे, हमारा घोषणा पत्र भी आएगा, हम ये भी बताएंगे कि हमने पिछले 5 सालों में क्या कुछ किया। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? ये केवल हमको कोसने के अलावा उन्होंने 5 साल में जो अपनी एक भूमिका होनी चाहिए थी उसे पूरी तरह विफल है। दूसरी बात ये होती है कि पार्टी का जो संगठन है वो अपने आप में मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस का संगठन तो है ही नहीं, वो बिखर गया है। इनका नेतृत्व भी आपस में लड़ता रहता है। और हमारा जो पूरा नेतृत्व है, चाहे केंद्र से हो चाहे प्रदेश का हो, पूरी जनता पूरा इकट्ठा होकर काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी मामले में एक जो नेतृत्व होता है उसकी छवि पूरे देश में क्या है, उसकी छवि प्रदेश में क्या है, वो भी अपने आप में मायने रखती है। हमारे मोदी जी हैं, हमारे धामी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में भी इनके पास कुछ नहीं। देवेंद्र भसीन जी, भारतीय, ठीक है सुनीता जी, मैं हूं यहाँ पर टोकने के लिए। सुनीता जी मैं हूं यहाँ पर टोकने के लिए। देवेंद्र भसीन जी, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी तस्वीरें, आप दूसरे कांग्रेस के अंतर्कलह की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी तस्वीरें हैं कि विधायक और मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, उनकी सुलह करवानी पड़ रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि अंतर्कलह सिर्फ कांग्रेस में है, वो बात अलग है कि कोई अपनी पार्टी की बात करना नहीं चाहता। ये बात सुनीता जी पर भी लागू होती है। मैं बात करूंगी कांग्रेस की, वो बात करेंगी भारतीय जनता पार्टी की। मैंने सुनीता जी से पूछा कि किस प्रकार की तैयारी है, सुनीता जी ने पूरा बीजेपी का ब्यौरा हमें दे दिया। बहरहाल ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। मेरे एक और मेहमान है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार है, उनका रुख कर लेती हूँ। नरेंद्र सेठी जी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने यह टारगेट रखा है कि हम 75% वोट कम से कम लेकर के आएंगे, जो कि पिछली बार 60% से ज्यादा था, और सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में थी। और कांग्रेस का 3% वोट परसेंटेज जो है वो गिरा था पिछली बार। और इस बार क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज अप होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज अगर घटेगा तो किन वजहों से घटेगा, घट सकता है?
कीर्ति जी, देखिए, पहले तो मैं इनके बयान से सहमत नहीं हूं कि हम इतने प्रतिशत वोट लेके आएंगे। ये तो जनता तय करेगी कि कितने प्रतिशत आपको वोट पड़ना है, और आपके कार्यों को, आपके पूरे 5 साल के लेखा जोखा जो है उसका आंकलन करने के साथ में जनता ये देखेगी कि आपने कितने कितने वायदे, अपने घोषणा पत्र के अनुरूप कितने प्रतिशत वायदे पूरे किए, शायद उतने प्रतिशत आपको वोट पड़ेंगे। और ये कहना एक अहंकार युक्त होता है कि हम इतने प्रतिशत लेके आएंगे। आप ये कहिए, इस बात को यूं कहना चाहिए आपको कि हमें जनता इतने प्रतिशत मत हमें समर्थन देगी, हमको, हम लेके नहीं आएंगे, जनता देगी। आप इतना आधिपत्य जमाकर इस बात को मत कहिए, इस बयान को। और दूसरी बात यह है कि जो पहले, कीर्ति जी, पहले जो आज से 20 साल 30 साल पहले जो मतदाता होता था, आज अब वो मतदाता बदल चुका है। अब जैसे अवसरवादी पार्टियां हो चुकी हैं, ऐसे ही अवसरवादी मैंडेट है। और इस बात की कल्पना करना कि हमको फलां पॉकेट से, इस जगह से, वहां से हमको इस तरीके का वोट मिलेगा, ये गलतफहमी होगी उन प्रत्याशियों की भी और पार्टियों की भी। क्योंकि जिस तरीके से जनता का शोषण होता है, चाहे वो महंगाई के स्तर पर हो या सांप्रदायिक मामलों को लेकर हो या आम जो कानून व्यवस्था को लेकर हो, तो इन सबको जो मिश्रित उनका एक पूरा मत बनता है मतदाता का, उस मिश्रित मन को लेकर वो जब मतदान केंद्र पर जाता है, तो बूथ में जाने के बाद, मतदान केंद्र में जाने के बाद, उसका जो बटन दबाने का जिस समय तक उसका मन होता है, तो वो सारी बातों को आत्मसात करता है, उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लेता है। तो मुझे लगता है कि अब वो वाला मतदाता चूंकि है नहीं पहला वाला, इसलिए अब पार्टियों को ये अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करके बताना होगा। महज केवल आप किसी एक मुद्दे को लेकर ये नहीं कह सकते कि हम सत्ता में हैं तो हम इस बात को कह रहे हैं। कांग्रेस को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि हम किन मुद्दों को लेकर आना चाहते हैं, और आपको विश्वास भी दिलाना पड़ेगा जनता को। बिल्कुल, अभी कांग्रेस की ओर से जो मुद्दे हैं वो क्लियर नहीं है। दूसरा, देवेंद्र भसीन की पार्टी को भी, यानी भारतीय जनता पार्टी को भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना होगा, बल्कि ये कह करके चलना होगा कि जनता हमें 75% वोट देगी, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम लेके आएंगे। हाँ, ये बयान तो बिल्कुल ही अजीब सा है कि हम लेके आएंगे। हम लेके आने का क्या मतलब होता है? बूथ कैप्चरिंग करेंगे क्या? बताइए देवेंद्र भसीन जी, बूथ कैप्चरिंग की बात हो रही है, 75% की बात हो रही है। तो कुल मतदान का हमारा प्रयास होगा, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। बिल्कुल ठीक है, प्रयास के द्वारा सर, प्रयास में अंतर है, और ये कहना कि 75% हम वोट लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री भी अपने को सेवक कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आप को सेवक कहते हैं। हम तो जनता के सेवक हैं, और अपनी सेवा के आधार पर ही हम जनता से वोट मांगेंगे। और जनता हमको आशीर्वाद, मैंने शब्द प्रयोग किया था, जनता का आशीर्वाद। तो जनता का आशीर्वाद पहले ही मिला है, जनता का आशीर्वाद अब हमको मिलेगा। और इसी कारण से हमने एक टारगेट तय किया है। हमने पहले 50 से 51 की बात करी थी, अब हम 75 पे आए। तो जनता के सामने अपनी बात को रखेंगे, और जनता उसी कारण हमको ये इतना मत देगी, और हम विजयी होंगे। तो ये सब आशीर्वाद जनता का ही है। हम तो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे अवस्थापना विकास के मामले हो, चाहे और मामले हो, वो हमारा रिकॉर्ड जो जनता के सामने है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो विपक्ष की भूमिका थी वो भी निभा नहीं पाई है। और कांग्रेस का संगठन बिल्कुल बिखरा हुआ है। हमारा संगठन मजबूत है, हमारा नेतृत्व चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का बिल्कुल धवल है, और जनता का उस पर विश्वास है। कांग्रेस में तो ठीक है, वो वक्त बताएगा कि जनता को विश्वास है या नहीं है। आप अगर पिछले परिणाम को देख करके चले तो ठीक है, ये कॉन्फिडेंस अच्छा भी है। बहरहाल हमारे साथ दीपक रावत जी बने हुए केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, उनको एक बार मैं चर्चा में जोड़ लेती हूँ। दीपक रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। दीपक रावत जी, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही है 75% टारगेट का, और इधर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो क्या वो तमाम तैयारी आपको दिखाई देती है इंडिया अलायंस की ओर से, या फिर दोनों पार्टियों में से आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए कौन बेहतर हो सकता है? उत्तराखंड के संदर्भ में इस चीज को अभी हम लोग जो आकलन कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से कहती है कि वो 75% वोट अर्जित करेगी, जितने वोट प्रतिशत मतदाता का होगा, तो इसमें सबसे पहले बात आप बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि वाकई में अहंकार की इसमें बू आ रही है। 75% तो इनके जितने मंत्री होंगे अपने कभी शिक्षा में नहीं ला पाए होंगे। अगर इनकी शिक्षा में चले जाएंगे तो 75% तो वहां नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ अहंकार है इनका, और आपको पता है ये प्रदेश की जनता है, ये जनता बहुत सोच समझ के देख रही है। मैं भसीन जी से, बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, इनको बताना चाहूंगा, इनके पूछिए कि 24 तारीख की जो रैली हुई है जिसमें मूल निवास के लिए बोला गया, जो उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा बोलता आया है, वो 7-8 हजार लोग जो आया था वो किसका था?
वो किसी के बुलावे पे नहीं आए थे, उस प्रदेश की जनता थी, वो इस प्रदेश के लोग थे। तो वो 6000 लोग कहाँ से आए थे? पहाड़ से आए थे? नहीं, इस देहरादून की 10 विधानसभा। लेकिन दीपक रावत जी, ये भी तो हमें मान करके चलना होगा कि अगर पिछली बार 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई है तो उसी जनता ने ही तो वोट किया होगा। बिल्कुल मैम, निश्चित रूप से कि अगर 5 की 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती है तो कहीं न कहीं पर विपक्ष सजग नहीं हुआ है या विपक्ष उतना मजबूत नहीं था। लेकिन उन 5 सीटों को दोबारा से ये 5 की 5 जीतेगी, ये तो एक तरीके से अहंकारी है। इसका मतलब तो ये पूरा विपक्ष को नकार रहे हैं। और जितनी बातें मैं अब तक सुन पाया हूँ भसीन जी की, तो इनकी बातों से झलक रहा है कि केंद्र का नेतृत्व है, हमारा स्टेट का नेतृत्व है। तो मैं इनसे सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये 5 जितने भी पिछले 2 साल से सरकार चल रही है और लगातार 2 बार 7 साल से सरकार चल रही है उत्तराखंड में, तो अगर इतने ही इन्होंने अच्छे काम किए हैं तो ये असंतुष्ट जो जनता 24 तारीख को उतरी और ये तीसरी बार असंतुष्ट जनता सड़कों पर क्यों है, ये मुख्य सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगा। लेकिन मैं एक बार पहले सुनीता प्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ। सुनीता प्रकाश जी, मैं एक बार फिर से आपसे पूछ रही हूँ, बिना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए आप कृपया करके ये बताएं कि कांग्रेस की क्या तैयारी है उत्तराखंड में, क्योंकि उतनी तेज तैयारी हम कांग्रेस की नहीं देख पा रहे हैं जितनी आप भारतीय जनता पार्टी को, बेशक चुनावी पार्टी कह लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी शुरू हो गई, चाहे वो बूथ तमाम जो कार्यकर्ता है उनको देखते हुए या फिर तमाम जो रणनीति रहती है। देखिए कीर्ति जी, मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है लगातार निरंतर तैयारी ही कर रही है। कांग्रेस का काम क्या है? जनता की आवाज उठाना, जनता के बीच में रहना और जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। वो लगातार जो है, आप पिछले समय से देख लीजिए, आपके ही न्यूज चैनल में दिखाती है कि हमेशा सड़क पर ही कांग्रेस है। तो आपका ये कहना कि कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, ये हो सकता है आपका अपना देखना होगा कीर्ति जी, लेकिन जनता के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस जनता के मेरा अपना देखना नहीं, चुनावी कार्यक्रम की बात मैं कर रही हूँ। आप देखिए चुनावी कार्यक्रम बराबर लगातार चल रहे हैं, जिला में चल रहे हैं, आप प्रदेश में हमारे किरण मेहरा जी लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हमारी जिला कार्यकारिणी तैयार हो गई है, काफी समय पहले हमारी महानगर कार्यकारिणी जो लगातार काम कर रहे हैं, रोज ही जो है मुद्दे को लेकर के जो है हमारा कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन रहता है। मैं आखिरी जवाब हाँ मैं ठीक है, आखिरी जवाब देवेंद्र भसीन जी से लेना चाहूंगी। देवेंद्र भसीन जी, चाहे वो भू कानून का मसला हो, हिट एंड रन कानून का मसला हो, यूसीसी का मसला हो या फिर सिलक्यारा टनल का जो हादसा हुआ उसमें अब तक क्या हो रहा है उसका मसला हो, इसको लेकर के जनता आपसे लगातार सवाल पूछ रही है। जनता के जितने भी सवाल हैं, चाहे भू कानून का मसला है, चाहे यूसीसी का है, सबका ही समाधान होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश के अंदर कृषि भूमि किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, तो एक कड़े कानून की ओर ले जा रहे हैं। और दूसरी में एक बात दीपक रावत जी की बात पे कहना चाहता हूँ। दीपक जी ने कहा कि हम लोग अहंकारी हैं। भाई सबसे विनम्र नेता अगर दुनिया में कोई है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रदेश में सबसे विनम्र कोई नेता है वो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी हैं। हम तो जनता के सामने उसके सेवक रूप में खड़े हैं, तो हम अहंकार नहीं है, हमारा एक सेवा भाव है। और उस सेवा भाव के आधार पर हम जनता से निवेदन करेंगे कि हम अपना समर्थन प्राप्त करें। ठीक है, बहरहाल फिर आखिर में यही कहना होता है कि जो जनता है वो डिसाइड करेगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उनके सवालों को जवाब देने में कितनी संतुष्ट हुई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से लोकसभा चुनावों की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर 75% का टारगेट लेकर के चल रही है तो ये मान करके चलिए कि अगर वो 75% कह रही है तो 70% तो हासिल करने का लक्ष्य रहने ही वाला है। इस बीच अगर कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी को ही लगातार कोसती रहेगी तो उससे काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को भी अपनी तैयारी और तेज करनी होगी। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।